नमस्ते बच्चों। कल आपने सुना था समुद्र का रहस्य, वह डरावनी और रोमांचक कहानी जिसमें अंधेरी रात थी, तेज हवा थी और चांद की रोशनी में कुछ अजीब सा हुआ था। आज हम उसी कहानी का भाग 4 सुनने वाले हैं। तैयार हो जाओ बच्चों, क्योंकि आज की कहानी समुद्र की गहराई जितनी रोमांचक होने वाली है। जब मैं क्रूडेन पहुंचा, तब तक काफी अंधेरा हो चुका था। मैं रास्ते भर गौरमाला मैकनील और उसके रहस्यमय व्यवहार के बारे में सोचता रहा। वह मुझे किसी अजीब से रहस्य में फंसा रही थी, और जितना मैं सोचता गया, उतना ही उलझता गया। सबसे अजीब बात यह थी कि मैं अब उस रहस्य के कुछ हिस्से को समझने लगा था। उदाहरण के लिए, मैं अभी तक पूरी तरह नहीं समझ पाया था कि गौरमाला अपने दूसरी दृष्टि वाले शकुन में लॉचलन मैक्लियोड के बारे में क्या देखती थी। मैं जानता था कि वह उसे मौत के करीब मानती थी, लेकिन मैं यह भी जानता था, जो वह नहीं जानती थी, कि वह आदमी सचमुच स्वर्णिम आदमी था। पैर पर हुए उस अजीब ट्रांस जैसे अनुभव में मुझे उसे ऐसा लगा था जैसे वह सोने का बना हुआ हो। उसके लाल सुनहरे बाल, सुनहरी आंखें और उसका पूरा व्यक्तित्व ऐसा था जैसे कोई चमकता हुआ सोने का टुकड़ा। इसीलिए जब गौरमाला ने अपनी पुरानी कविता कही, तो मुझे लगा कि वह उन 3 शक्तियों में से एक है, जिन्हें मिलकर ही समुद्र के रहस्य को समझा जा सकता है। इसलिए मैंने तय किया कि मैं गौरमाला से मिलूंगा और उससे सब कुछ समझने की कोशिश करूंगा। मैं इस विषय को लेकर जिज्ञासु था। न मैं विश्वास करता था, न अविश्वास। मेरा मन बस बीच में अटका हुआ था। उस रात मैंने बहुत सपने देखे। मेरे दिमाग में पूरे दिन की बातें घूमती रहीं। गौरमाला, लॉचलन मैक्लियोड, लैमस्टाइड, चांद और समुद्र के रहस्य। सुबह होने पर ही मैं कबूतरों की पहली चहचहाट सुनते सुनते सो पाया। कभी कभी जब हम किसी परेशान करने वाले विषय के बारे में सपने देखते हैं, तो सुबह होते ही थोड़ा भूल जाते हैं। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। दोपहर तक मुझे अचानक गौरमाला की बात याद आई। अब मैं उसे एक चुड़ैल सी महिला समझने लगा था। यह ख्याल आते ही मेरे मन में एक भारी सा डर नहीं, बल्कि बेचैनी पैदा हुई। क्या यह संभव था कि उसने किसी तरह मुझे प्रभावित कर दिया हो? कल रात मैं उसकी बात मानकर रुक गया था और आसपास की जगह को जैसे भूल ही गया था। और देखा, गौरमाला ठीक मेरे घर के सामने खड़ी थी, बिल्कुल शांत। मैं तुरंत बाहर निकला और उसके पास गया। हम दोनों स्वाभाविक रूप से रेत के टीलों की ओर चलने लगे। मैंने पूछा, तुम कल रात कहाँ चली गई थी? वह बोली, उसके बारे में जो करना है। उसके चेहरे और होंठ कसे हुए थे। मुझे समझ गया कि वह इस विषय पर और कुछ नहीं बताएगी। फिर मैंने दूसरा सवाल पूछा, तुमने जो कविताएं सुनाई थीं, उनका क्या मतलब है? वह गंभीर आवाज में बोली, उन्हें जिसने बनाया है, वही उनका अर्थ बता सकता है, और समय आने पर ही। मैंने पूछा, उन्हें किसने बनाया? वह बोली, अब कोई नहीं बता सकता। वे उतनी ही पुरानी हैं, जितनी कि समुद्र के द्वीपों की पत्थर की नींव। मैंने फिर पूछा, तो तुम उन्हें कैसे जानती हो? इस बार उसकी आवाज में गर्व था। वह बोली, ये कविताएं मेरे पास सदियों से आई है। माँ से बेटी, फिर उससे अगली बेटी। हमारे परिवार में कभी यह परंपरा नहीं टूटी। मैं भविष्य देखने वालों के परिवार से हूँ।
मेरा नाम भी उसी पुरानी गौरमाला से आता है जो पश्चिम के सारे द्वीपों में जानी जाती थी, जिसकी माँ, उसकी माँ और उससे भी पहले की माँ समय की गहराइयों में रहती थी। जब छोटी नावें सूरज ढलने की ओर जाती थी और कभी लौटकर नहीं आती थी, उनके हाथों में लोगों का भाग्य था और वे समुद्र के रहस्यों को जानती थी। यह साफ था कि गौरमाला उस कविता का कोई न कोई अर्थ खुद भी समझती थी। इसलिए मैंने फिर पूछा, तो इसका अर्थ तुम कुछ तो जानती ही होगी, वरना तुम इसे इतना महत्व क्यों देती? वह बोली, मैं केवल वही जानती हूँ जो मेरी आंखें और मेरी आत्मा को दिखता है। फिर मैंने पूछा, तो तुमने मुझे क्यों बताया कि लैमस्टाइड पास है? पहली बार गौरमाला हल्का सा मुस्कुराई और बोली, क्या तुमने लैमस की बाढ़ों के बारे में नहीं सुना? वे उस शक्ति का हिस्सा हैं जो उस जादू को चलाती हैं। मैंने कहा, असल में मुझे लैमस्टाइड के बारे में कुछ भी नहीं पता। हम इसे यहाँ नहीं मनाते। अब नीचे वही पूरा पाठ बहुत सरल बच्चों वाली हिंदी में एक भी लाइन छोड़े बिना प्रस्तुत किया गया है। गौरमाला बहुत चालाक थी। उसने तुरंत देखा कि मैं इस विषय में कमजोर हूँ और बात को अपने मनचाहे दिशा में मोड़ लिया। वह बोली, जब तुमने लॉचलन मैक्लियोड को अपनी आंखों में छोटा और बड़ा होते देखा, तब क्या देखा? मैंने जवाब दिया, मुझे वह पहले बहुत छोटा दिखाई दिया, जैसे पके हुए सोने जैसे खेतों के बीच एक छोटा सा चित्र। और फिर अचानक वह फिर बड़ा हो गया। तभी मुझे याद आया कि मैंने यह बात किसी को नहीं बताई थी, तो उसे कैसे पता चला? मैंने नाराज होकर पूछा। वह तिरस्कार से बोली, मैं भविष्य देखने वालों के परिवार से हूँ। क्या मेरी आंखें इतनी कमजोर हैं कि मैं तुम्हारी आंखों में क्या चल रहा है नहीं पढ़ सकती? जब तुमने दूर और पास देखा और जब तुम गहरी सोच में किसी लेटे हुए आदमी की ओर देखते लगे, क्या मैं यह सब नहीं देख सकती? मैं और परेशान हुआ और धीरे से बोला, हाँ। मैंने उसे एक चट्टान पर मृत पड़ा देखा। तेज ज्वार उसके पास से बह रहा था और ऊपर आसमान में टूटी हुई सुनहरी चांदनी की लकीर दिख रही थी। गौरमाला ने लगभग चीख जैसी ध्वनि निकाली। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी। वह पूरी ऊंचाई में खड़ी होकर बोली, हाँ, मैंने भी उसे ऐसे ही देखा था, झाग और लहरों के बीच, और उसके पीछे हमेशा सोने का प्रतीक, सुनहरी फसल, सुनहरा चांद, सुनहरा समुद्र। वह सचमुच स्वर्णिम आदमी है। उसके सुनहरे बाल, सुनहरी आंखें और उसकी जिंदगी की सच्चाई भी सोने जैसी। फिर वह मेरी ओर मुड़ी और गुस्से से बोली, मैंने तुम्हें क्यों बताया कि लैमस्टाइड पास है? जाकर उनसे पूछो जो महीनों और दिनों का महत्व जानते हैं। जानो चांद कब आता है और ज्वार कैसे बदलते हैं। इसके बाद वह बिना एक शब्द बोले मुझे छोड़कर चली गई। मैं तुरंत होटल लौटा और लैमस्टाइड के बारे में जानने की ठान ली। उसके रहस्य, परंपराएं, चांद के चरण और समुद्र की ज्वारें। मैं यह बात किसी धर्मगुरु से पूछ सकता था, लेकिन मुझे डर था कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे या वे मेरी बात को उतना गंभीर नहीं लेंगे जितना मैं ले रहा था। मुझे महसूस हुआ कि यह रहस्य अब मेरे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। शायद मेरे अंदर कोई छिपी हुई शक्ति थी जो धीरे धीरे जाग रही थी। मुझे लग रहा था कि मेरा मन किसी अज्ञात रास्ते पर चलने लगा है,
एक ऐसा रास्ता जो मुझे रहस्यों की ओर ले जा रहा था। मेरे अंदर भविष्य देखने की क्षमता जैसी भावना विकसित हो रही थी। इसके साथ ही चीजों को गुप्त रखने की इच्छा भी बढ़ रही थी। मेरे भीतर का दृष्टा जाग रहा था। जैसे जैसे मेरी मानसिक शक्ति बढ़ रही थी, वैसे वैसे मुझे महसूस हुआ कि इस शक्ति को पूरी तरह पाने के लिए मुझे अपने आप को थोड़ा खाली और शांत बनाना होगा। अब जब मेरा मन दूसरी दृष्टि को समझने पर लगा था, तो पूरी दुनिया मुझे संभावनाओं की किताब जैसी लगने लगी। सिर्फ 2 दिनों में पियर पर हुए अनुभव के बाद मेरे सामने जीवन के अनगिनत अदृश्य रहस्य खुलने लगे। पहले जो चीजें साधारण लगती थी, अब उनमें गहरे अर्थ दिखाई देने लगे। मुझे समझ आया कि धरती, समुद्र और हवा, जो हम सामान्य रूप से देखते हैं, वह बस एक पतली परत है। इसके नीचे अदृश्य शक्तियां काम करती हैं, और यह क्रिया प्रकृति की इन रहस्यमय शक्तियों को देखकर ऐसा लगता था जैसे प्रकृति खुद जीवित हो और सब कुछ समझती हो। जल्द ही मुझे पता चला कि लैमस डे हर साल 1 अगस्त को होता है, और इस समय बहुत तेज बारिश और तूफान आते हैं। इन्हें ही लैमस की बाढ़ कहा जाता है, जो लगभग हर साल होती ही है। इस बात ने मेरी जिज्ञासा और बढ़ा दी। संयोग से मुझे एबरडीन में एक बहुत ही विद्वान प्रोफेसर मिले। उन्होंने मुझे खगोलशास्त्र, एस्ट्रोनॉमी के बारे में बहुत कुछ बताया, इतना कि मुझे उन्हें बीच बीच में रोकना पड़ता, क्योंकि उनकी कठिन बातें मैं तुरंत नहीं समझ पाता था। मुझे आज भी ऐसे लोगों से दोस्ती महसूस होती है जिन्हें SYZYGY जैसे कठिन शब्दों का कोई मतलब नहीं पता। धीरे धीरे मैं असली जानकारी तक पहुंचा। मुझे पता चला कि 31 जुलाई की रात, जो लैमस्टाइड की पूर्व संध्या होती है, उस रात चांद बिल्कुल आधी रात को पूरा फुल मून होगा, और खगोल विज्ञान के अनुसार आधी रात के तुरंत बाद ज्वार का पानी उठना शुरू होगा। लेकिन असल में यह ठीक आधी रात के उसी पल से शुरू हो जाएगा। ये बातें मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान और धरती दोनों मिलकर पुरानी भविष्यवाणी को सच करने की तैयारी कर रहे हों। उस समय मैंने यह भी नहीं सोचा कि इसका मेरे जीवन पर क्या असर होगा। मैं बस एक छोटे से हिस्से की तरह घटनाओं के बड़े क्रम में शामिल हो गया था। अब 28 जुलाई आ चुकी थी। अगर इस साल लैमस्टाइड पर कोई घटना घटनी थी, तो उसका समय बहुत पास था। बस एक बात की कमी थी, मौसम अभी तक बहुत सूखा था। अगर बारिश ही न हुई तो लैमस की बाढ़ कैसे होती। लेकिन आज आसमान अचानक बहुत भारी और काला हो गया। पश्चिम दिशा से काले बादल ऐसे घूमते हुए आ रहे थे जैसे कोई डूबी हुई नाव लहरों में पलटती हो। हवा भारी हो गई, सांस लेना मुश्किल लगने लगा, और दूर दूर तक चांदी सा उजाला फैल गया। आसमान इतना अंधेरा हो गया कि पक्षियों ने गाना बंद कर दिया। भेड़ों की मिमियाहट और गायों की आवाज खोखली और डरावनी लग रही थी। फिर वह भयानक शांति आ गई, जो हमेशा बड़े तूफान से पहले होती है। मैं तो इतने तनाव में था कि चीख भी सकता था। अचानक तूफान टूट पड़ा। बिजली इतनी चमकी कि उसने दूर दूर तक
पहाड़ों को उजाला कर दिया। तूफान की गड़गड़ाहट जोर से गूंजी और फिर गर्म, भारी, तेज बारिश की मोटी मोटी बूंदें झमाझम बरसने लगी। पूरा दोपहर बारिश होती रही। कभी कभी कुछ मिनटों के लिए धूप निकलती थी, फिर अचानक बादल छा जाते। पूरी रात भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जब भी मैं नींद से जागता, मुझे छत पर तेज बौछार और नालियों में बहते पानी की गड़गड़ाहट सुनाई देती। अगला दिन पूरी तरह उदासी भरा था। बारिश लगातार हो रही थी। हवा बहुत कम थी, बस इतनी कि भारी बादलों को धीरे धीरे उत्तर पूर्व दिशा में धकेल सके। 2 दिनों तक ऐसी बारिश हुई कि किसी को संदेह नहीं रहा, इस साल की लैमस बाढ़ इतिहास की सबसे बड़ी होगी। सारा बुचन क्षेत्र पानी की चमक से भरा था। नदियां बैंक तक भरकर बह रही थी। हर जगह कहा जा रहा था कि इतनी भयंकर बाढ़ किसी के जीवन काल में कभी नहीं देखी गई। इन दिनों मेरे मन में डर और उत्साह दोनों बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि भविष्यवाणी सच होने का समय आ गया है। 31 जुलाई की दोपहर सुंदर थी। सूरज चमक रहा था, हवा सूखी थी और साल का मौसम फिर ठंडा सा हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे लगातार कई दिनों की बरसात अब खत्म हो गई हो और गर्म आग की तरह तेज अगस्त का महीना वापस लौट आया हो। लेकिन तूफान के असर अभी भी साफ दिखाई दे रहे थे। उत्तर की तरफ की हर छोटी सी धारा, नाला और नदी सब उफान पर थे। पहाड़ों की दलदली जमीन इतनी भीगी हुई थी कि कई दिन निकल जाएंगे तब भी वह अपना पानी नीचे बहना बंद नहीं करेगी। इसलिए नीचे की नदियां और भी बड़ी और तेज होती जा रही थी। पहाड़ी घाटियां छोटी छोटी झीलों जैसी दिख रही थी। जहां भी जाओ, गिरते पानी की आवाज, धीमी सरसराहट या तेज बहाव हमेशा कानों में सुनाई देती रहती थी। शायद मेरे साथ ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि मैं लैमस बाढ़ों के विषय में इतना सोच रहा था कि मुझे लग रहा था जैसे पूरी प्रकृति मुझे उसी की याद दिला रही हो। बहते पानी की आवाजें, कभी धीमी, कभी तेज, कभी गहरी, पूरे दिन मेरे कानों में गूंजती रहीं। मैं चाहकर भी अपने दिमाग को उससे हट नहीं पाया। उस दोपहर मैं बहुत लंबी पैदल यात्रा पर निकला। सड़कें अभी भी बहुत गीली और भारी थी, इसलिए साइकिल चलाना संभव नहीं था। मैं शाम तक चलकर थक गया। घर लौटकर रात का भोजन किया और फिर बहुत थकान के कारण जल्दी सो गया।